अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सी पैक के हवाले से। सी पैक के हवाले से आपने भी सुना होगा कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा और उसके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ भी चुकी हैं जिससे आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी हैं। इसी पर बात करेंगे कि सी पैक के हवाले से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो चुका है और कितना फ्यूचर में होगा। इस हवाले से आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि पाकिस्तान सी पैक अगर पाकिस्तान में मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। इसी पर बात करेंगे। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। आप भी जानते हैं जब हम छोटे छोटे थे तब से लेकर अब तक चाइना पाकिस्तान की मदद हर मोड़ पर करता आया है और अभी तक भी देखें तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल हो, पाकिस्तान का कोई भी चैलेंज हो तो उसमें चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। इसी पर बात करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारीफ़ करवा दूं। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब मेरे साथ हैं, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, आप मेरे इक़्तिसादियात हैं, डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स BZ। आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब हैं, फोकल पर्सन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सीकॉइन। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे पहले मैंने कहा कि सी पैक एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हम हासिल कर भी रहे हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी आना है। सी पैक है क्या? हमारे नाजरीन को बताएं कि सी पैक से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जी इफ्तिखार साहब, जैसा कि आपने पहले बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है समुद्रों से गहरी और हिमालय से ऊंची है। तो यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था तकरीबन 100 साल पहले कि गिरां ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। तो चाइना की जो एज एन इकनॉमिक पावर राइज़ है पिछले 30 सालों में, वो एक रिमार्केबल राइज़ है और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इस रीजन पे जो है और दुनिया में उसको एक्सटेंड करने के लिए चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बनाया है, जिसका पर्पज़ ये है कि जो इकनॉमिक प्रोग्रेस है वो शेयर्ड होनी चाहिए, कि सिर्फ एक मुल्क और एक ख़ित्ता डेवलप नहीं करे बल्कि पूरी दुनिया में पूरे रीजन में जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप करें। तो ये वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है और उसमें चाइना के लिए भी फ़वाइद हैं और जो पाकिस्तान है उसके लिए भी फ़वाइद हैं। चाइना के लिए जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है कि जब गवादर की बंदरगाह फुली ऑपरेशनलाइज होगी तो चाइना को एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट मिलेगा, जिससे उसके पास एक तो एक सिक्योरिटी आ जाएगी उसके ट्रेड में और दूसरा वो जो ट्रेड रूट है वो ज़्यादा एफिशिएंट ट्रेड रूट है, उसमें फासले कम हैं। तो चाइना का जो टाइम और कॉस्ट है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एशियन, यूरोपियन और अफ्रीकन रीजन में ले जाने के लिए, जिस तरह वो फैलाने के लिए उनको आसानी हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान का इसमें जो चार्म है, जैसे सी पैक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के ज़रिए मटेरियलाइज हुआ, तो उसका जो पहला फेज़ था वो एक क्विक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज़ था, जिसमें पाकिस्तान में जो पावर के और इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन के जैसे इश्यूज़ थे, रोड नेटवर्क को रिहेबिलिटेट किया गया, रेलवे नेटवर्क को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, जो पावर सिस्टम है पाकिस्तान का उसको इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी ऐड की गई। अब जबकि सी पैक का पहला फ़ेज़ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अपनी कंप्लीशन पे पहुंच रहा है, तो अब सेकंड फ़ेज़ में जो इकनॉमिक बेनिफिट्स रीप करने हैं उसमें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पीपल टू पीपल, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं चूँकि हायर एजुकेशन के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी स्पेशली एग्रीकल्चर पे भी काम कर रही है, तो उस हवाले से जो हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान का, उसने भी यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम बनाया कि जो सी पैक से रिलेटेड प्रोजेक्ट अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने स्पेशली सीक्वान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाइना के साथ मिलकर कई इनिशिएटिव्स पे काम शुरू किया है, जिसमें सबसे जो बड़ा हमारा इनिशिएटिव है उसमें हमने एक MOU एक सेटल किया है, जिसके तहत हम जो इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है वो लेके आएंगे। दूसरा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स एक बड़ी तादाद में हर साल 25 स्टूडेंट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिक्वान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे वहाँ जाएंगे, PhD अच्छा, ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी है, बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों में भी इस तरह क्या फिर होगी? जी, चूँकि जैसे मैंने बताया कि अब सी पैक के तहत जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने जो कोर एरियाज़ हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ जाएँ, चाहे उसमें चाइनीज़ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हों, एग्रीकल्चरल पार्टनर्स हों या एजुकेशनल सेक्टर के पार्टनर्स हों। तो चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो सर्टन एग्रीकल्चरल एरियाज़ पे रिसर्च कर रही थी, तो सिक्वान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हमने देखा कि उनके पास जो रिसर्च, जो टेक्नोलॉजी, जो नो हाउ है और जो एनवायरनमेंट है
इसमें आपको पता है कि ये चीज़ें की जाती हैं बराबरी की सतह पर, बिल्कुल ठीक है। रेसिप्रोसिटी इसका बड़ा उसूल होता है। तो MOUs इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होते हैं, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसकी अम्ब्रेला है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, ऑपरेशनलाइज है, जो करना चाहे उसके लिए फोरम मौजूद है जी, फ्रेमवर्क आ जिस गया तरह है आपने कर दिया जी। तो इसमें जो है हमारा पहला 25 स्टूडेंट्स का बैच इंशाल्लाह ताला तकरीबन कोई 250 स्टूडेंट्स को एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस से सिलेक्ट करके 25 स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ताला हम सितंबर में चाइना भेज रहे हैं, जो 3 साल से 4 साल में अपनी PhDs कंप्लीट करके आएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज़ में काम करेंगे, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस वहाँ पे करेंगे, सीख के आएंगे और यहाँ आके फिर हमारी फैकल्टी को स्ट्रेंथन सर करेंगे। ये एक बड़ी अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। ये क्या हर साल 25 जाएंगे? आपका क्या MOU साइन हुआ या सिर्फ एक साल? नहीं नहीं, ये हर साल 25 जाएंगे और टॉप ऑफ द लाइन आपके बच्चे होंगे। जी एग्जैक्टली, जो MPhil कंप्लीट कर रहे होंगे बच्चे, उनमें कंपेटिटिव प्रोसेस के जरिए ये सिलेक्ट किए जाएंगे और फिर जब बच्चे सिलेक्ट होंगे तो उनमें 2-3 और प्रोसेसेस हैं कि उनको पहले प्रोफेसर के साथ चाइना में अपने आप को अलाइन करना होगा कि जिस एरिया में प्रोफेसर काम कर रहा है वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करे। सर आपने बड़ी अच्छी खबर दी है। मैं डॉक्टर इमरान शरीफ की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब आप माहिर इक्तिसादियात हैं, आप बताएं कि CPEC के पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे? CPEC है क्या चीज़? डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीलन बताया, बहुत सारी नई खबरें भी दी हैं कि 25 स्टूडेंट PhD करने के लिए जाएंगे। यकीनन अगर बाकी इदारे भी इस तरह करेंगे तो फ़ायदा होगा। आप क्या देखते हैं कि CPEC का क्या फ़ायदा होगा? जी इफ्तिखार भाई, ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने जो उसका इंट्रोडक्शन और उसका पूरा प्रोफाइल बताया, उसमें मैं कुछ चीज़ें और जो इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो ऐड करूँगा उसमें। जिस तरह से यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग की गई थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, मीडियम टर्म प्लान्स हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। अभी हम मीडियम की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, 2025 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अचीव करने की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान और चाइना का दोनों का जॉइंट एक प्रोजेक्ट था जिसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये सिर्फ एक CPEC नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉरिडोर्स चाइना बनाना चाह रहे हैं जो पूरी दुनिया को एक्सेस करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर सिर्फ इस बात पे अगर हम रहें कि CPEC से पाकिस्तान के साथ क्या कैसे ये एफिलेटेड है और इससे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पर चाइना को फ़ायदा है, चाइना की जो कह लें कि जो पर यूनिट उनकी जो कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी एक्सपोर्ट्स उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो जाहिर है डेफिनेटली उनकी जो उनको इंपोर्ट्स वो लेके आते हैं उनकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। उनका जो वो ट्रेड रूट है, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो है वो शॉर्ट हो रहा है, जब शॉर्ट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पर यूनिट आएगी। तो जहाँ पर उनको फ़ायदा होगा तो वो, क्योंकि ट्रेड रूट हमारे कंट्री से गुजर कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये था कि CPEC से सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हमें सबसे पहले करना क्या, जो शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें आपके एनर्जी प्रोजेक्ट से सबसे पहले एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया, उसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया, क्योंकि जब ट्रेड रूट जाना है तो वो रोड से जाना है। आपका जो है रोड है, मोटरवेज हैं, आपका अब ट्रेन की तरफ आ गए हैं, अब रेलवे की तरफ आ गए हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो इस पूरे ट्रेड रूट के ऊपर 9 इकोनॉमिक स्पेशल जोन्स अब कंस्ट्रक्ट होने के लिए जा रहे हैं, जिनकी जी पाकिस्तान के अंदर, जो कि हर प्रोविंस के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये रश्काई में भी उसका आगाज जी पहला वहाँ पर है जी, पहला हर सूबे में एक आ रहा है। पंजाब में फैसलाबाद में है और इसी तरह से सिंध में एक है, इसी तरह से KPK में है, इसी तरह से कुछ है जी साउथ में भी नहीं है। लेकिन मेरी ये प्रपोजल होगी, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि साउथ जो है पर्टिकुलरली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन साउथ का है। आपने बहुत सारी चीज़ें की, अब वो रेलवे की तरफ भी आ रहे हैं, रोड स्ट्रक्चर भी उन्होंने बना दिया बहुत सारे, तो एग्रीकल्चर पे कहाँ है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों कहा कि हम कॉटन टेक्नोलॉजी भी चाइना से लाएंगे और इसको CPEC का हिस्सा बनाएंगे। जी बिल्कुल। ये आप क्या समझते हैं कि जो ज़राअत है हमारी, इससे CPEC से इसको कितना फ़ायदा होगा? जी देखें, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये क्यों ऐसा हम लेके आना चाह रहे हैं। देखें 19% GDP में कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हमारे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो 40% लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखें 40%, अराउंड 40%। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जो टॉप 10 जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। हर तरह की जो प्रोडक्ट है वो टॉप 10 में आता है। राइस भी टॉप 10 कंट्री में आता है कि जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, वो तो 5वें, 6ठे, तीसरे नंबर पे भी आते हैं। लेकिन टॉप 10 में आप समझते हैं? टॉप 10 में तमाम एग्रीकल्चरल जो हमारी क्रॉप्स हैं और जो लाइव स्टॉक और बाकी सारे सेक्टर्स आते हैं, उसके अंदर माइनर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आते हैं।
तो प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लेकर आएंगे। बेसिकली तो ये भी एक कह लें कि ये उसका हिस्सा है। और उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि साउथ पंजाब के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंस्ट्रक्ट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि यहाँ पर जो जिसे कहते हैं हम कि जो जितना भी जो कॉटन के हवाले से कह लें, या आप जो मेजर हमारी फूड क्रॉप्स के हवाले से कह लें, उसका यहाँ पे ये आप समझ लें सेंट्रल पॉइंट ये हब है आपका। जो साउथ पंजाब का जो एरिया है जो कि नियर टू एडजेसेंट टू सिंध भी आता है, नियर टू बलूचिस्तान जी बलूचिस्तान भी आता है, तो ये जी बिल्कुल, तो ट्रेड रूट क्योंकि इधर से गुजरता है हमारे पास से, तो ये जो साउथ पंजाब जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खां की ये जो 3 जो मेजर हमारे डिवीजन्स हैं, उनके बिल्कुल सेंटर से लेके ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके ऊपर मजीद बहुत डिटेल के साथ हम बात कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 4 तरह का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर इस सी पैक के अंडर एग्रीकल्चर के लिए। नंबर 1 उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि जो सीड की नई वैरायटीज़ हैं उसके लिए करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, हमारे जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे हम, ठीक है, थ्रू विद द कॉपरेशन ऑफ चाइना। नंबर 3 जो है वो यहाँ पर ये कहा गया कि हम यहाँ पर जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स हैं, यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो उससे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। उसमें लोकल इन्वेस्टर भी आएगा और बाहर का इन्वेस्टर भी आएगा, चाइना से भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसमें मैं लेटर ऑन ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी बिल्कुल, लोकल इन्वेस्टर और चाइना के इन्वेस्टर मिलकर ज्वाइंट करें, सो दैट कि दोनों के दोनों का फायदा हो, दोनों के इंटरेस्ट होंगे, दोनों के काम चलेगा वहाँ पर। जो चौथी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स का देखें तो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो चाइना को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी कॉटन नंबर 1 है, उसके बाद हमारी जो क्रॉप्स हैं वो नंबर 2 पे आती हैं, न जो फूड क्रॉप्स हैं हमारी, इसके अलावा लाइव स्टॉक सेक्टर है जिसमें फ़िश है और बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हमारे एक्सपोर्ट्स के हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो अगर इस रूट से अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पर अगर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर वैल्यू एडेड आएगा। और जिस तरह से बहुत सारी हमारे जो चीज़ें हैं वो हमारी मार्केटिंग के इश्यूज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के किसान का, सबसे बड़ा मसला है क्योंकि किसान जो है वो देखें हर साल कभी ऑनियन हो जाता है, कभी पोटैटो हो जाता है, कभी टोमेटो हो जाता है, वो मतलब उसको वो प्राइस नहीं मिल पाती। इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो वैल्यू एडेड है उसको हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है कि हम सीरियल सबसे अच्छी बात की। मैं डॉक्टर अली रज़ा साहब के साथ बात करना चाहूँगा क्योंकि फोकल पर्सन है एग्रीकल्चर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सीकॉइन के और IUB में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं, आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, ज़राअत को क्या फ़ायदा होगा सी पैक का, और आप फोकल पर्सन, आप ये बताएं कि चाइना कितना इंटरेस्टेड है ज़राअत के हवाले से? सी पैक से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे ज़राअत में होंगे पाकिस्तान को वो ये है कि चाइना ने आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा, जबकि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि और चीज़ें हैं और ज़राअत भी होगी, आप कैसे कह सकते हैं? असल में खुद एक एग्रेरियन हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़राअत वो तमाम मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे तमाम इंडस्ट्री चलती है। अच्छा, तो इसलिए ज़राअत का शेयर बढ़ेगा। अब वो शेयर कैसे बढ़ेगा? चाइना ने जब सी पैक शुरू किया 2007 में उन्होंने प्लानिंग की, तो 2009 से उन्होंने सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग पे तवज्जो दी। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिए कि वो मास्टर्स और PhD करें और वहाँ से न्यू टेक्नोलॉजी सीखें और वापस मुल्क में आएँ, ताकि वो उनके लिए एक अच्छी साइंटिस्ट की फोर्स बने पाकिस्तान में, जो कि चाइना के प्रोजेक्ट्स को यहाँ लेके चल उनकी इब्तदाई आप बात कर रहे हैं? जी, इब्तदाई। अच्छा। उनके प्रोजेक्ट्स को लेके चल सके। उसके बाद चाइना ने जो उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को फिर कुछ फंडिंग प्रोवाइड की, कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड की कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राअत के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करें। अब उसके बाद जो जिस तरह अभी सर बता रहे थे कि पाकिस्तान में बड़ा मसला है कि हमारी क्रॉप प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन अच्छा ये जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो इसके जिक्र हो ताकि हमारे नाज़रीन भी सुने उसको? बिल्कुल, उसके अंदर जो चाइना ने सबसे पहले तवज्जो दी पाकिस्तान के अंदर राइस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अच्छा, राइस, उसके बाद वीट प्रोडक्शन, उसका भी बड़ा फायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी आई है, हमारी जो पैदावार है वो बढ़ी है बड़ी। बिल्कुल, हमारा हाइब्रिड राइस जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने वीट प्रोडक्शन, और सबसे अहम जो बात एग्रीकल्चर में, हमारा मुल्क ठीक है कि बहुत सारी मेजर क्रॉप्स में पहले 10 मुल्कों में आता है, लेकिन हमारा मुल्क जब भी पर एकड़ यील्ड पे आते हैं तो हम बहुत लो चले जाते हैं। चाइना हमारी इस मामले में बड़ी मदद कर रहा है कि हमारी पर एकड़ यील्ड बढ़े। अब पर एकड़ यील्ड के लिए चाइना ने जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, वो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग है।
स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग उन तमाम ये क्या होती है? जी, ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है। अब किसान फसलों की मखलूत काश्त तो बहुत अरसे से करता आ रहा ठीक है, है। पाकिस्तान में भी हो रही है। जैसे कि कपास के साथ किसान प्याज लगा लेता है, लेकिन कपास के साथ कहीं पे तरबूज लगा लेता है, इसी तरह गन्ने के साथ प्याज लगा लेता है। लेकिन जब भी इस किस्म की इंटरक्रॉपिंग होगी, वो अल्टीमेटली हमारी पर एकड़ यील्ड कम कर देती है और फार्मर की नेट इनकम भी कम कर देती है। तो चाइना ने स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग पे बहुत तवज्जो दी। वजह ये थी कि चाइना की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ज़राअत के लिए एरिया कम होता जा रहा है, और यही सूरत हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो ज़राअत का एरिया है वो दिन ब दिन कम हो रहा है, एक तो आबादी के बढ़ने की वजह से, दूसरा पाकिस्तान का जो ज़राअत का एरिया है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ लेती जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब उन्होंने क्या किया कि जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा कि हमें पर एकड़ यील्ड बढ़ानी होगी। दूसरा, चाइना की जो हैबिट है क्रॉप्स की, उन्हें ज़्यादा क्रॉप्स चाहिए पर ईयर, तो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए वो एक साल में 4 क्रॉप्स ले लेते हैं। और रिसोर्सेज कितने यूज़ करते और हैं? अक्सर हम एक साल में 2 क्रॉप लेते हैं। 2 क्रॉप लेते हैं। अब हमारा जो, जिस तरह कि अभी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है मेज़ और सोयाबीन का। अब मेज़ और सोयाबीन के अंदर हम ऐसी 2 क्रॉप्स को लगा रहे हैं जो एक क्रॉप तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर रही है, लेकिन दूसरी क्रॉप जो है वो सॉइल के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा रही है। अब इसका एक और भी इफ़ेक्ट है, अगर हम मुसलसल मेज़ की काश्तकारी करते रहेंगे तो कुछ अरसे बाद हमारी ज़मीन अपनी ज़रख़ेज़ी खो देगी, और हमारी जो मेज़ की इस वक्त इरीगेटेड एरिया और साउदर्न पंजाब में जो एवरेज यील्ड है वो 100 मन के करीब है। और 100 से भी आप क्रॉस करेंगे। 100 से भी कुछ फार्मर जो प्रोग्रेसिव क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्टीन्यूसली मेज़ को लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी ज़मीन पहले ही हार्ड होती जा रही है, हमारी ज़मीन ज़रख़ीज़ी खोती जा रही है, उससे हमारी मेज़ जो है उसकी पैदावार एवरेज कम होना शुरू हो जाएगी आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो इस मसले को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम में लेग्यूम्स को इनकॉर्पोरेट करें। लेग्यूम्स वो फसलें हैं जो फलीदार हैं। फलीदार फसलों की जड़ों में कीड़े अल्लाह पाक ने रखे हैं, जो कीड़े हवा से नेचुरल उसको करते जी हैं। नेचुरल अच्छा। जो हवा से नाइट्रोजन लेके ज़मीन में बढ़ा देते हैं, और उनकी जड़ें कुछ ख़ास किस्म के तेज़ाब रिलीज़ करती हैं जो कि फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे कि आजकल किसानों को बड़ा मसला है कि डीएपी बहुत महंगी होती जा रही है। अगर हम अपनी फसलों में लेग्यूम्स लगाएंगे तो डीएपी हमें कम डालनी कम पड़ेगी, इस्तेमाल क्योंकि हमारी ज़मीन में डीएपी तो अवेलेबल है, ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन हमारी जो सॉइल की पीएच है वो 8.5 से बढ़ती जा रही है। तो वो जो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे वो डीएपी की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे फसल को। अब हमारी जो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है, अगर फार्मर इसको यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा, उसको 86 से 90 मन के करीब, ये मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ ये हमारी पिछली 5 साल रिसर्च का है। इस वक्त भी हमारे ट्रायल इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इश्तराक से बहावलपुर में भी लगे हुए हैं, विहाड़ी में भी लगे हुए हैं, मुल्तान में भी लगे हुए अली हैं। रज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि 25 स्टूडेंट जा रहे हैं पीएचडी, बड़ी अच्छी खबर है जी। हमारे साउथ के बच्चे जाएंगे पीएचडी करके आएंगे। यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च है या वैसे हमारी रिसर्च है वो, उस पर हम बात करें तो रोज़ बरोज़ पीछे जा रहे हैं, हम रिसर्च हमारी ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल। जिस तरह सीड का मसला डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो चाइना के साथ कोई ऐसा MOU आप अगर साइन करें जिससे हमारी रिसर्च उठे, ताकि हमारे जो बच्चे स्पेशली एग्रीकल्चर रिसर्च इस पर काम हो, ताकि जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो हमारे अपने साइंसदान हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हम अपनी लोकली करें और किसान को फ़ायदा हो। इफ्तिखार, आपका सवाल बहुत ही वैलिड है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है कि नो हाउ, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र सर। दूसरा ये है कि जो पैटेंटेड वैरायटीज़ हैं, जो उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इनको हासिल करने के लिए 2 लेवल आपको ऑपरेशंस के चाहिए, एक बेसिक लेवल कोऑपरेशन का, और उसके बाद जब आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, जब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चाइनीज़ के साथ एक सिंसियर पार्टनरशिप में जाएंगे, तो हमने यहाँ तक देखा है कि जो हमारा MOU है उसमें उनकी तरफ से शिकें डाली गई हैं कि अगर ये ताल्लुक बढ़ेगा तो अच्छा, वो वो हमें तैयार हैं। वो सीड की वो वैरायटीज़ देंगे जो दुनिया में वो किसी को देने को तैयार नहीं है। अच्छा, गुड। अच्छा, लेकिन हमें जहन में रखना चाहिए कि वो वैरायटीज़ उनकी क्लाइमेट एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वैरायटीज़ हमारी सॉइल हमें भी देखना होगा अपनी। जी, जबकि हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अली रज़ा, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि कुदरत ने जहाँ हमारे साथ कुछ मसाइल भी हैं, वहाँ कुदरत ने हमें बहुत सारे फयाजियों से भी नवाजा है। जैसे कि जो सूरज की रोशनी है, वो चूँकि प्लांट्स आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं, और लाइट और हीट और इसकी बड़ी वैल्यू है इस एनर्जी की, तो वो पाकिस्तान में चाइना के मुकाबले में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया
अवेलेबल होती है। तो हमें एडवांटेज को अपने कैपिटलाइज करना है। तो न सिर्फ ये कि हम उनसे वो वैरायटीज़ लेंगे बल्कि अपनी वैरायटीज़ बनाने का तरीका भी सीखेंगे। इस हवाले से पहले ही कुछ ब्रेक थ्रू हमारी यूनिवर्सिटी ने, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने की। जैसे आपको पता है हमारे बड़े एमिनेंट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, जिन्होंने कॉटन की वैरायटीज़, अब कॉटन जो क्रॉप है आपको पता होगा कि आज से 15 साल पहले पाकिस्तान 16 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर रहा था और अब 6-6.5 मिलियन बेल्स पे आ गया, 40% पे आ गया, जबकि 50% कम हो गया। जबकि इंडिया उस जमाने में 6 मिलियन पे था और वो 20 मिलियन क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया। तो ये इसमें एक रिसर्च का फुकदान आप समझते हैं? रिसर्च का हमने नई जो क्लाइमेटिक चेंजेस थे उसके हिसाब से अपने लिए नई वैरायटीज़ नहीं डेवलप की, प्लस वो एग्रोनॉमिक टेक्निक्स जैसे ये इंटरक्रॉपिंग है और सॉइल की फर्टिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है कि उसी ज़मीन से कॉटन की यील्ड कम हो रही है। तो बेसिकली ये कि ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रहे हैं और हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमने ये चाइना से नो हाउ हासिल करनी है, उनके तजर्बे से सीखना है और अपने यहाँ भी तजर्बे करके कस्टमाइज़ और ऑप्टिमाइज़ करना है उन मेथड्स को कि जिनसे एग्रीकल्चर हमारा न सिर्फ यील्ड बढ़े बल्कि वो सस्टेनेबल हो कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी वो फ़ायदे हासिल कर सके जो हमारी जनरेशन हासिल करे। अच्छा डॉक्टर इमरान साहब, आपकी तरह मैं आऊँगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि रिसर्च वो देना चाहते हैं, वो तो हर हवाले से तैयार हैं। ज़ाहिर बात है हमें अपनी चीज़ें भी देखनी है और हमारे पास अब फोरम मौजूद है, हमारा किसान या हमारे साइंसदान चीज़ें तैयार करें और ताकि चाइना भेजें ताकि हम उससे फ़ायदा उठाएं। लाइफ स्टॉक बड़ा एक हमारा शुबा है, बहुत बड़ा है, ज़राअत से भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से आप समझते हैं कोई CPEC का फ़ायदा होगा? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर हम अपने GDP में देखें, कंट्रीब्यूशन देखें, तो मेजर जो क्रॉप्स हैं उनका अराउंड 7% बनता है और जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उनका अराउंड 12% बनता है। तो वो 2 टाइम ज़्यादा है उसका लाइफ स्टॉक सेक्टर। आप समझते हैं ज़राअत से ज़्यादा लाइफ स्टॉक हमें दोनों इंटर रिलेटेड हैं, हम किसी एक को अलग नहीं कर सकते। ज़राअत और लाइफ स्टॉक एक ही चीज़ है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर का हिस्सा ही है दोनों, तो दोनों मिलकर चलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी उसके ऊपर कहा कि जी प्रोडक्शन जो है वो कॉटन की और बाकी जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड और ये बाकी सारी चीज़ें, वहाँ पर लाइफ स्टॉक भी बहुत अहम है, क्योंकि लाइफ स्टॉक सेक्टर पाकिस्तान जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता है। ख़ास तौर पे देखें रूरल एरियाज़ के अंदर जो है वो तो जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से चोलिस्तान है भावलपुर के पास है, थर का एरिया है, हमारा थल है, ये थल है, चोलिस्तान है, वहाँ पर जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वहाँ पर लोग उसको उस तरह से लोगों के पास इतने ज़्यादा एसेट्स हैं लाइफ स्टॉक के जिनको वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, गुजारा करने के लिए। तो उसको हमें उसको फोकस करना चाहिए, इन एरियाज़ को फोकस करें। मैंने खुद जो मेरी PhD थी वो चोलिस्तान के ऊपर थी, मेरा लोकल टॉपिक था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर जो रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ के अंदर लोग होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा एसेट वाइज कहीं ज़्यादा वो पॉवर्टी में आते ही नहीं है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो वो जो है वो यहाँ से 50% ज़्यादा लोग पॉवर्टी के नीचे आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो उसका CPEC के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ये देखें यहाँ पर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर जहाँ पर कॉटन की एक्सपोर्ट हो रही हैं वो अराउंड अबाउट 645 मिलियन की हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। चाइना की सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बाकी तो जगहों पे है ही है, UK के साथ हो रही हैं, बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ हो रही हैं। सीरियल्स की 256 मिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है हमारी, फिश 134 मिलियन की हो रही है, इसको हमने इंक्रीज करना है। फिश भी कर सकते हैं जी बिल्कुल, ये लाइफ स्टॉक के अंदर आता है, मीट के अंदर आता है। पाकिस्तान इज कह लें कि मीट प्रोड्यूसिंग सबसे बेस्ट मीट जो दुनिया का है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। पाकिस्तान के मीट को यहाँ पर बात वही आ जाती है कि हम प्रोडक्शन की तो साथ साथ बात कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन हमें साथ साथ मार्केटिंग की और वो स्टैंडर्डाइजेशन की, क्वालिटी की, और वो वाली बात जिससे हम उसकी मार्केटिंग कर सकें और उसको प्रोसेसिंग कर सकें, उसके अंदर वैल्यू एडेड लेके आ सकें हम, सो दैट कि पाकिस्तान को हम देखें 1 और 11 में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो 1% इंक्रीज करेंगे, 2% करेंगे। अगर आप वैल्यू एडेड में जाएंगे तो आप 11% प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो जो वो इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा CPEC के अंदर, क्योंकि देखिए ट्रेड रूट्स पहले आपके उस तरह से नहीं थे, आपको एक्सेस उस तरह का नहीं था। अगर आपके कोल्ड स्टोरेजेस बन जाते हैं, इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं पोस्ट डॉक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कर रहा था, तो मैंने मार्केट में गया तो मैंने देखा कोरिएंडर इंडिया से आया हुआ था। अब कोरिएंडर की साइंटिस्ट बैठे हैं, उसकी कितनी लाइफ है,
और वो इंडिया से ट्रैवल करके अगर यूके लंदन में पहुंच रहा है तो पाकिस्तान का जो ट्रेड रूट है उसके ऊपर क्यों नहीं हो सकता वहां पर। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी। इसी तरह से जो लाइफ जी बहुत सारी चीजें हैं, मीट बहुत ज्यादा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान चाइना को कर सकता है, चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो मीट लाइफ स्टॉक सेक्टर से प्रोडक्शन लेके पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को दे सकता है। चाइना की असिस्टेंस के साथ हमें मैं कहता हूं कि इतना हमें फ़ायदा होने जा रहा है जिसको हमने अपने पोटेंशियल को खुद यूज़ करना है। अब ये बिल्कुल मत सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो चाइना कुछ आके ऐसा करेगा जादू की छड़ी से तो हो हमें जाएगा। एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, जी उससे फायदा हमने खुद उठाना है। किस शोबे से उठा जी, सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने बात की कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसमें किसान बड़े परेशान हैं, ज़्यादा किसान नहीं करते, वो कहते हैं कि इसकी पैदावार कम होगी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो अपने बागात में दूसरी फसल काश्त नहीं करते, कि उनके बागात की जो है पैदावार वो कम होगी। तो आप क्या समझते हैं कैसे इसकी पैदावार बढ़ जाएगी, कैसे होगा ये? देखिए जी, जो हमारी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ मेज़ और सोयाबीन के लिए नहीं है, ये और भी क्रॉप्स के लिए। अच्छा। यहाँ मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कुछ डाटा शेयर करूँगा मेज़ और सोयाबीन स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का। जब मेज़ एक किसान अकेली काश्त करता है यानी कि सोल क्रॉपिंग करता है तो उसकी एवरेज यील्ड पाकिस्तान में इरीगेटेड एरिया में 100 मन के करीब आ रही है। जब वो हमारी टेक्नोलॉजी के ज़रिए काश्त करेगा तो उसको 86 से 90 मन मकई भी आएगी, प्लस 10 से 12 मन सोयाबीन भी आएगी। अच्छा, उससे 10-12 मन कम जो होगा तो उसकी जगह सोयाबीन का जी नहीं, मैं अभी अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ तो आप हैरान होंगे। अब 86 से जो 90 मन मकई आ गई वो हो गई 1,20,000 की, जो करंट रेट है मार्केट बिल्कुल का। ऐसे। जो सोयाबीन है, सोयाबीन 4 टाइम एक्सपेंसिव है मेज से, यानी कि सोयाबीन का एक मन 4,000 रुपए मन है और मेज का एक मन। और बड़ी जरूरत है हमारे मुल्क को जी। अब मैं एडिबल ऑयल की और ये चीज़ों की बड़ी जरूरत है हमें। बिल्कुल। अब हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ कि अगर हमारा 10,000 या 15,000 का मेज की वजह से लॉस हुआ था तो फायदा हमें नेट कितना हुआ, 18 से 20,000 बच गए इंटरक्रॉपिंग करने से। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, जो वाइस चांसलर साहब ने बात की कि इंटरक्रॉपिंग करने से हमने अपनी सॉइल भी बेहतर कर ली, हमने अपनी सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा ली। नंबर 3, यहाँ पे सबसे अहम डाटा जो सोयाबीन का मैं बताना चाहूँगा, सर ने अभी पोल्ट्री इंडस्ट्री का जिक्र किया और सर ने लाइफ स्टॉक का जिक्र किया। लाइफ स्टॉक में सबसे बड़ा शेयर जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री का है। पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी की पूरी किस चीज़ के ऊपर खड़ी है? सोयाबीन मील के ऊपर खड़ी है, क्योंकि जो 40 दिन में एक पोल्ट्री तैयार होती है उस एक ब्रॉयलर को क्या चीज़ चाहिए? लाइसीन। और लाइसीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सोयाबीन है। और सोयाबीन की इंपोर्ट, आप फीड देखें, अब यहाँ पे अगर देखें हम पोल्ट्री इंडस्ट्री के इस वक्त रेट तो बड़े आसमान पे हैं कहाँ, और फीड जो है इतनी महंगी हो गई है। जी। अब सोयाबीन जो 2011 में हम 100 कुछ अरब की बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त सोयाबीन की इंपोर्ट 2200 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है। अगर हमने इसको अब यहाँ पे ना स्टॉप किया तो क्या होगा? ये बढ़ती जाएगी और ये ईडेबल ऑयल के बिल से भी ऊपर चली जाएगी। अब हम अगली बात पे आते हैं कि अगर हम सोयाबीन अपने मुल्क पे ग्रो करेंगे तो हमें ईडेबल ऑयल मिलेगा, हमने उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद वो जो मील बचा हम उस मील को डायरेक्टली पोल्ट्री को दे देंगे। अब हम आते हैं दूसरे नुक्ते की तरफ, लाइफ स्टॉक में जो एनिमल है यानी कि मिल्क और मीट प्रोडक्शन। जब हम स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग करेंगे पूरे पाकिस्तान में और साउदर्न पंजाब में खास तौर पे साइलेज बनता है मकई का, लेकिन जो मकई का साइलेज है वो रिच सोर्स नहीं है कैल्शियम का, जबकि जानवरों को कैल्शियम बहुत चाहिए। अब जानवरों को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? सोयाबीन से। अब सोयाबीन की जो वैरायटीज़ है, अगर आप सोयाबीन को काट के उसका साइलेज बनाएंगे उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप सोयाबीन और मकई को मिक्स करके उसका साइलेज बनाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी मकई की वजह से और उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमने एक तजर्बा सिंध में किया तो उसके अंदर ये सादा लफ्ज़ों में अगर किसानों को समझाऊं तो 1 पाव दूध सुबह और 1 पाव दूध शाम को बढ़ गया सिर्फ 17 दिन सोयाबीन खिलाने से। अच्छा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब दुनिया की जितनी तरक्की, दूध की प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। जी, दूध की भी और मीट का इस्तेमाल करें तो हमारी दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। बिल्कुल। अगर हम उसको चारे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो दूध की फौरन हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और अगर हम उसके मील को यूज़ करेंगे तो उसका मीट बहुत जल्दी बढ़ेगा। अगर आप इस वक्त दुनिया में देखें जो हाई स्टैंडर्ड्स मीट हैं उनके अंदर जो उनकी खुराक है वो सोयाबीन मील है। अभी हमारी पिछले दिनों एक मुलाकात हुई तो वो इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे भी उन्होंने बात की कि आप कौन सी वैरायटीज़ ग्रो कर रहे हैं, क्या वो रिच हैं प्रोटीन में, क्या वो रिच हैं ऑयल में। अब हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं ये जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है वो हमेशा फसल के अंदर ऑयल की परसेंटेज बढ़ा देती है, यानी कि हम अपना ईडेबल ऑयल का बिल भी कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ 1 अरब से ज़्यादा रोजाना हम ऑयल खा रहे हैं, मंगवा रहे हैं बाहर से, तो हम ये अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लैंड नहीं चाहिए। यहाँ फार्मर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मकई इस वक्त
पूरे पाकिस्तान में 35 लाख एकड़ पे काश्त होती है। अगर हम सिर्फ उस 35 लाख एकड़ को इस नई टेक्नोलॉजी पे चेंज कर लें तो क्या होगा, हमारे मुल्क के अंदर फौरन हम 1.4 मिलियन टन सोयाबीन अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर लेंगे। अब 1.4 मिलियन टन का मतलब क्या है कि हम जो टोटल 1.9 यानी कि 19 लाख टन जो सोयाबीन बाहर से मंगवा रहे हैं, हम 14 लाख टन तो 14 लाख टन हम पाकिस्तान में पैदा कर लेंगे। साथ में 76% हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा सिर्फ एक सीजन से। और हमें क्या होगा कि हमारी सॉइल भी बेहतर हो गई। तो इसके लिए आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है जिस तरह आप कर रहे हैं इसमें काम? जी बिल्कुल, किसान हमारी इस तरह मोटिवेट हो रहा है? जी बिल्कुल, अब हमारे जो किसान हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में हैं। अब हमसे वो सीड मांग रहे हैं कि हम इसको लार्ज स्केल पे लगाएं। और अभी जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, वाइस चांसलर साहब ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के ने, कि हमें फार्म मशीनरी मिलने जा रही है। अब इंटरक्रॉपिंग के लिए पूरे पाकिस्तान में कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो सिचवान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CPEC की वजह से वो सारी फार्म मशीनरी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को विद टेक्नोलॉजी मेजरमेंट्स ट्रांसफ़र करेगी। तो उससे क्या होगा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर लोकली उस मशीन को प्रोड्यूस करेगी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ताकि हमें इंपोर्ट ना करानी पड़े। प्लस फिर वो यहीं से आप लोकली तैयार जी करेंगे? यहीं लोकली यूनिवर्सिटी तैयार करेगी और फार्मर्स को दे देगी। प्लस वो जो स्पेसिफिक इंटरक्रॉपिंग मेज सोयाबीन की वैरायटीज़ हैं या कॉटन की वैरायटीज़ हैं या पीनट की वैरायटीज़ हैं, वो सारी इधर आ जाएंगी। उससे क्या होगा कि हमारी एक साल में 4 फसलें आना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हमारी वैल्यू एडिशन पे बात हो रही थी कि अब सोयाबीन सिर्फ यही नहीं रुकती, सोयाबीन का जो मिल्क है यानी कि सोयाबीन का जो दूध बनता है वो जानवरों के दूध से महंगा है। 250 ml सोयाबीन का मिल्क 200 रुपए का है, जबकि जानवरों का 250 ml 30 से 40 रुपए के दरमियान अच्छा मिल जाता है। उसके बाद उसको उसकी प्रोड्यूस बड़ी मुश्किल है ना आप सोयाबीन की। सोयाबीन की क्रॉप के लिए साउदर्न पंजाब बेस्ट एरिया। आप बता रहे हैं कि जी, सर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये चोलिस्तान जो हमारे जो गैर आबाद रकबे हैं यहाँ पर भी तो बड़ा आसानी से हो सकती है, ये नहीं हो सकती? नहीं, यहाँ पे चोलिस्तान का जो एरिया है उसके अंदर हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। अब उसके ऊपर भी वाइस चांसलर साहब ने लास्ट टाइम हमें बताया कि हम कोई एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट्स करें जिसके अंदर हम दरख्तों के साथ फसलें लगाएं। जैसे कि हम दरख्तों के साथ अगर गवारे को लगाएं तो 5 से 7 साल बाद वो सॉइल इस काबिल हो जाएगी कि वहाँ हम कॉटन लगाएं या वीट लगाएं या काबिल काश्त हो जाएगा। जी। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि रिसर्च और जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये किसानों तक बड़ी मुश्किल पहुंचती है, ये किस तरह आप समझते हैं कि तेज़ी से किसान को मुंतकिल हो सकती है? जी इसमें यह है कि जो हमारा अहम तरीन रोल रहा है ट्रेडिशनल, वो ये है कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये एक इज्तिमाई एफर्ट से सॉल्व हो सकती है। और बाहर के मुल्कों में स्पेशली US में जो बड़ी एग्रेरियन इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें अपना हिस्सा डालती हैं। तो हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में कई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं फार्मर्स के लिए, जिसमें सिंध और पंजाब के फार्मर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। हमने MOU साइन किया है 2 बड़ी कंपनीज़ के साथ, जहां हमने अपनी 3 सीड की वैरायटीज़ जो हैं उनको लाइसेंस किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ उस एग्रीमेंट में हमने उनके साथ मिल के फार्मर्स को भी ट्रेन करना है, क्योंकि सिर्फ सीड नहीं बल्कि पूरी जो प्रैक्टिस है कि वो बोना किस तरह है, उसका किस डेप्थ पे उसकी बुआई करनी है, पानी कैसे लगाना है, क्योंकि हर जो सीड है ये इंतहाई साइंटिफिक अब हो चुका है। ये अब इसमें पुराने तरीके इस्तेमाल नहीं हो सकते। अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कंप्लीट किया है। हमने स्मॉल ट्री सिस्टम यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो ऑर्चर्ड में तकरीबन 6 महीने से हमने न सिर्फ ये कि ऑर्चर्ड डेवलप किए हैं बल्कि सिंध और पंजाब के फार्मर्स को ऑन साइट ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो आके अपने अपने पौधों को, हर प्रोग्रेसिव फार्मर की अपनी एक पूरी रो है मैंगो प्लांट्स की, जिनकी वो खुद ट्रिमिंग और जो भी कटाई है करता है, ताकि वो ट्रेन हो जाए और अपने ऑर्चर्ड पे फिर जाके वो प्रैक्टिस को डुप्लिकेट कर सके और आगे इस नो हाउ को फैलाए। प्लस ये कि यूनिवर्सिटीज़ के पास जो बहुत बड़ी मैन पावर होती है BS एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की, MPhil एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की, हम उनको और वेटनरी के स्टूडेंट्स को कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ किताबी इल्म तक ना रहें बल्कि अपने फैकल्टी के साथ मिलकर फील्ड वर्क करें, फार्मर्स की ट्रेनिंग में इंगेज हों, क्योंकि गर्चे के एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक बजाते खुद 15% या 20% इकॉनमी का नज़र आते हैं, लेकिन ये हैं प्राइमरी सेक्टर्स। जितनी आगे की इंडस्ट्री है जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं, चाहे फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन है या वैल्यू एडेड की प्रोडक्शन है या सर्विसेज जो देनी है, वो डिपेंडेंट इसी पे हैं। ये प्राइमरी सेक्टर्स अगर हमारे स्ट्रेंथन होंगे और हम वैल्यू एडिशन की टेक्निक्स जैसे कि जो ड्राइंग टेक्निक्स हैं, फूड को प्रोसेस करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने की टेक्निक्स हैं, तो जब हम
वो प्रैक्टिसेस भी साथ साथ फार्मर्स को ट्रेन कर देंगे, उनको छोटे यूनिट्स देंगे कि फार्मर अपने तौर पे, जैसे पोटैटो है, आखिर में फार्मर को पोटैटो उठवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल डॉक्टर इमरान साहब, जबकि आपने मैं बात आखिरी की से थी एक बात ऐड कर दूं सर, कि अगर उसी का एक छोटा ड्राइंग यूनिट फार्मर लगा लेता है तो पोटैटो पाउडर जो है वो तकरीबन 2,500 पर केजी बिल्कुल में ऐसे सेल होता है, जबकि 150 रुपए पर केजी टोटल उसकी प्रोडक्शन ये हमारे उकाड़ा के कुछ फार्मर इस तरफ आ रहे हैं। जी। उकाड़ा की, ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। सर आपकी तरफ आऊँगा, वैल्यू एडिशन इंतहाई अहम टॉपिक है। इस पे किसान को मुंतकिल करना और ये टेक्नोलॉजी उनको देना, स्पेशली जहाँ आप बैठे हैं, ये जनूबी पंजाब, यहाँ पर आप अगर देखें किसी भी फ्रूट का नाम ले लें, सीज़न में वो टक्के टोकरी होता है, 20 से 30 रुपए किलो धक्के खा रहा होता है। सेब तक आपको 50 रुपए किलो मिलता है। अगर आप अंगूर ग्रेप्स की बात करूँ वो भी इस तरह होता है, आम है, सिट्रस है, ये रुल रहा होता है। अगर कोई वैल्यू एडिशन या इस तरह कोई इंडस्ट्री यहाँ लगे तो इस तरह की भी कोई तवक्कुआत हैं सी पैक के हवाले से कि जनूबी पंजाब में ऐसी कोई इंडस्ट्री लगे ताकि जो हमारा फ्रूट है वो ज़ाय होने से बच जाए और किसान को बेहतर कीमत मिल सके? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए और उसके अंदर हमें स्पेशलाइजेशन लेकर आनी चाहिए, रिसर्च से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो उसकी वो क्वालिटी नहीं है जिससे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। हमें फार्मर्स को ये गाइड करना होगा कि आपने ये वाली, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सीड वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पर एकड़ जो यील्ड है वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से चाहे लाइफ स्टॉक सेक्टर हो या हमारा फूड क्रॉप्स हो, नॉन फूड क्रॉप्स हो, सारी की सारी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर उनके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, उसके लिए चाइना का जो रोल है वो बहुत अहम हो सकता है। चाइना लीडिंग कंट्री है जो कि नई नई वैरायटीज़ और नई नई चीज़ें लेके आ रहा है, ना कि सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग में लेके आ रहा है। देखें, अगर हम ये कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग से हम अलहदा नहीं कर सकते, दोनों साथ मिले हुए हैं। इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये कमोडिटी सेक्टर है। कमोडिटी सेक्टर पाकिस्तान में 38% है, जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका अराउंड अबाउट 50% है। अभी भी 12% हमारा जीडीपी जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और सी पैक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें जो है वैल्यू एडेड लेकर आ सकते हैं। जिस तरह के आपने बात की, फ्रूट्स की बात की, हमारा बलूचिस्तान से एप्पल आता है, यहाँ से हमारा साउथ पंजाब हो गया मैंगो, और बाकी जितने भी फ्रूट, ग्रेप्स की बात आप कर रहे हैं वो अभी फालसे की बात जी, फालसे सर अगर आप देखें तो वो उसकी कीमत कोई नहीं है। देखें, जब ये शुरू में प्राइस आती है तो वो 400 रुपीज़ पर केजी आती है और अब जो है वो 40 और 30 रुपीज़ पर केजी के ऊपर आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि उसको हमने किधर लेके जाना है। एक तो वो ज़रूरियात हैं जो हमारी लोकल हमारी ज़रूरत है यहाँ पर, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, और उनको उसकी एक एस्टिमेशन प्रॉपरली, एक फोरकास्टिंग होनी चाहिए। उतनी प्रोडक्शन उसके लिए हो जाना चाहिए। जो ज़्यादा प्रोडक्शन है, जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होती है, उसको हमें लेके जाना चाहिए वैल्यू एडेड के अंदर। चाहे वो पोटैटोज़ हों, हमारे यहाँ पर बहुत बड़े जो रेस्टोरेंट्स काम करते हैं, बाहर के जो लोग, जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो यहाँ से लेते ही नहीं हैं, सारा का सारा कुछ बाहर से आ रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, चाइना के साथ मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट्स करें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा एक रफली एक आपको एस्टीमेट बताता हूँ, अराउंड अबाउट की बात कर रहा हूँ, 1.87 जो बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो रही है चाइना को जा रही है, और अराउंड अबाउट 12.5 के अराउंड बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हम कर रहे हैं चाइना से। उसके अंदर मेजर क्या चीज़ें आती हैं? फर्टिलाइज़र आता है जिस पर 271 मिलियन की, केमिकल्स आते हैं, जिस तरह बाकी मशीनरी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जी, उसी केमिकल से ही वो पेस्टिसाइड भी बनता है। तो ये सारे का सारा अगर चाइना यहाँ पर उसको एस्टैब्लिश कर लेता है तो हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी अपनी प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और वैल्यू एडेड इंक्रीज़ होगा। और वैल्यू एडेड के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो उस पोटेंशियल एरिया के करीब बनाए जाते हैं, और वो फिजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। 9 जो हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अब तक जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आ चुके हैं, मैं कहता हूँ कि एक 10वां ज़रूर होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर से होना चाहिए, वो साउथ पंजाब के अंदर होना चाहिए। बड़ी अहम बात है ये जो हम बात कर रहे हैं वैल्यू एडेड की। इस तरह जनूबी पंजाब में देखें फ्रूट है, इस तरह कोई आप चाइना के साथ कोई MOU साइन करें ताकि बच्चों को अवेयर करें और फिर हमारे बच्चे बजाय इसके नौकरियों का अपना कोई बिजनेस करें। बिल्कुल, इस हवाले से मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं उनमें पोटेंशियल मौजूद है। एक हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा कि चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ अभी हमारा MOU डेवलप हो रहा है कि ये जो चिलीज़ होती हैं, मिर्चें, जी सर, इनकी बड़े पैमाने पे काश्त की जाए
और उनके साथ MOU में ये एग्रीड है हमारा कि अगर हम 1 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन तक पहुंच जाते हैं तो वो पूरा प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान में फिर लगा देंगे। अभी इनिशियली तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर एक सर्टन अभी इन्होंने कुछ और इलाकों में भी इस तरह किया, बिल्कुल दुरुस्त कह जी, रहे हैं, बिल्कुल चिली के हवाले से। बिल्कुल हमें ये भी देखना होगा कि चीज़ें जब तक इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती, जब तक वो अंडरटेक नहीं की जा सकती, तो हमें अपने हमारे जो एग्रेरियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ मिल के ऐसा बिजनेस प्लान और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि वेरी सून हम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट्स को पाकिस्तान में लगाना शुरू कर दें और अपना रॉ मटेरियल डायरेक्टली इंपोर्ट ना करें, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पे सेल होता है, जबकि एक वैल्यू एडेड फिनिश प्रोडक्ट जो कस्टमर सुपरमार्केट के शेल्फ से लेता है वो उसके लिए 10, 20, 30 गुना ज़्यादा पैसे देने को तैयार होता है, और वहाँ पे असल इकोनॉमिक वैल्यू है। बिल्कुल ठीक। अली रज़ा साहब, आप आखिर में बताएंगे कि किसान किस तरह जो आप प्रोजेक्ट लाए हैं, ये जो आप कह रहे हैं भाई आप क्रॉप लें और पैदावार बढ़ाएं, किस तरह मोटिवेट होंगे? असल में किसान जब किसी चीज़ को फील्ड में लगा देखता है तो यकीन करता है। तो आपके कोई इस तरह के नमैशी प्लाट लगे हुए हैं? हमने हर जगह पे 5-5 एकड़ के पाकिस्तान में 15 जगह ट्रायल्स लगाए, सिंध में भी लगाए, पंजाब में भी लगाए और इस्लामाबाद में भी लगाए। अब उनका नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे फार्मर्स अब तैयार हो गए हैं। इवन अभी बहावलपुर मेरे पास इस वक्त 17 फार्मर्स हैं जो मेज़ और सोयाबीन की इकट्ठी फार्मिंग करना चाहते हैं। अच्छा, गुड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जो सिचुआन यूनिवर्सिटी एक और टेक्नोलॉजी देगी इस्लामी यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे फ़िश कल्चर होता है। फ़िश कल्चर हम सब ने शायद सुना हो या टीवी पे देखा हो कि वो चावल और मछली की इकट्ठी काश्त करते हैं। ठीक है। उन्होंने मछली की एक ख़ास किस्म बनाई है कि चावल जो है फसल उसके शुरू के 60 दिन उसमें हम 3 इंच पानी खड़ा रखते हैं चावल के अंदर जी। तो वो 3 इंच जो पानी खड़ा रखते हैं वो पहले हम जब चावल काश करेंगे, जब पानी खड़ा करेंगे तो वो मछली का बीज उसमें छोड़ देंगे। अब जब ये फार्मर लगा कहीं देखेगा, और वो मछली जो है वो ज़मीन की फर्टिलिटी भी बेहतर करती है, तो जब वो किसान कहीं लगा देखेगा तो वो इस तरफ भी आएगा। इसी तरह हमारी जो टेक्नोलॉजी है मेज़ और सोयाबीन, अब फार्मर बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ। जिस तरह आप लगा रहे हैं नमैशी प्लाट, भाई आप समझते हैं कि लोग देख के इस तरफ आ रहे हैं? जी, देख रहे हैं, फिर वो साथ में अब वो डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें बीज प्रोवाइड करें, और गवर्नमेंट की अगर हमें सपोर्ट हो या जिस तरह मीडिया चैनल्स की सपोर्ट हो तो हमारी जब ये इंफॉर्मेशन फार्मर तक पहुंचेगी तो एक लार्ज नंबर ऑफ फार्मर तैयार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी किसान जिसकी ज़ाती ज़मीन है वो ये चाहता है कि उसकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बेहतर हो, फ़ायदा भी ज़्यादा हो। फ़ायदा। अली रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज CPEC के हवाले से और ज़राअत के हवाले से बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की हमारे मेहमानों ने, और उनका ये कहना था कि जिस तरह CPEC पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट ला रहा है, हमारा किसान अगर उससे भरपूर फ़ायदा उठाए तो यकीनन हमारा किसान भी खुशहाल होगा और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।